स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने 5वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमीय विकार, जिनको अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो देखिए, अभी तक हम आनुवांशिक विकार पढ़ रहे थे। आनुवांशिक विकार वो विकार होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, और इन आनुवांशिक विकार को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार। तो इस मेंडेलियन विकार में हमने कहा था कि ये सिंगल जीन, जो एकल जीन होती है, सिंगल जीन, उसमें उत्परिवर्तन के कारण या उसमें बदलाव के कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो मेंडेलियन विकार में हमने एक वीडियो में पढ़ा था हीमोफीलिया, एक में पढ़ा था हमने जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, वो हमने पढ़ लिया है। एक हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम वर्णांधता कहते हैं। एक वीडियो में हमने थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया, मतलब ये टोटल हम 5 जो मेंडेलियन विकार है वो पढ़ चुके हैं। तो आपके कोर्स में 5 तरह के मेंडेलियन विकार है। ये सभी विकार एक सिंगल जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो मेंडेलियन विकार ऐसे ही विकार होते हैं जो केवल एकल जीन या किसी सिंगल जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया और पीकेयू, ये 5 तरह के हम विकार पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो आनुवंशिक विकार का रूप है, पहला प्रकार तो गया मेंडेलियन, दूसरा होता है गुणसूत्रीय विकार। देखिए, गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्रीय विकार में स्पष्ट है कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, या तो उसकी संरचना में बदलाव हो जाता है या उनकी संख्या में बदलाव आते हैं। तो अगर गुणसूत्र की संरचना बदल गई है तो भी उत्परिवर्तन होगा, अगर संख्या बदल गई है तो भी कोई विकार उत्पन्न होगा या उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा। तो ये अपन आगे इसी टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से हैं और उनका अपन उदाहरण देके उसको पढ़ने वाले हैं। तो गुणसूत्रीय विकार 2 तरह से हो जाता है, यदि गुणसूत्र की संरचना में बदलाव आता है, और दूसरा गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आता है। अब गुणसूत्र की संरचना में बदलाव कैसे आ सकता है? जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसका कोई टुकड़ा है वो टूटकर हट सकता है। तो इसका एक टुकड़ा अगर विलोपित हो जाए तो उसको बोलेंगे अपने विलोपन या डिलेशन। एक प्रक्रिया होती है, इसका टुकड़ा टूटकर 180 डिग्री घूमकर वापस जुड़ जाए, उसको बोलेंगे अपन प्रतिलोमन। तो प्रतिलोमन से भी गुणसूत्र की संरचना बदल जाती है। तीसरा एक तरीका होता है कि इसका टुकड़ा टूटे नहीं, एक छोटा सा इसका भाग जो टुकड़ा है वो डबल बार इसकी रिपीट हो जाए, मतलब इसकी जीन एक बार फिर से इसकी रिपीट हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे द्विगुणन, यानी एक जैसी जीन दोबारा से आ जाए। और एक तरीका होता है कि जो असमजात गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए एक गुणसूत्र एक दूसरा है जो समजात नहीं है, असमजात है, इसका टुकड़ा टूटकर उस पर चला जाए और उसका टुकड़ा टूट पर दूसरे गुणसूत्र पर जाकर जुड़ जाए, तो उसको अपन बोलेंगे स्थानांतरण। तो ये कुछ प्रक्रियाएं होती है जिनके द्वारा विलोपन, प्रतिलोमन, द्विगुणन, स्थानांतरण, इनसे तो गुणसूत्र की संरचना बदल जाती है। अब संख्या में बदलाव कैसा आता है? देखिए, जैसे अपने एक मानव का उदाहरण देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं और n बराबर 23। तो ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं ये एक सेट कहलाता है, एक समुच्चय कहलाता है, एक समूह कहलाता है। तो हमारा जो गुणसूत्रों का जो एक समुच्चय है, आधारभूत जो हमारे अंदर गुणसूत्र वो 23 है। तो होता क्या है कि हमारे अंदर 23 का एक सेट होता है जो कि माता से आता है, दूसरा एक सेट होता है जो पिता से आता है, दूसरा सेट, इस तरह से टोटल 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब ये नॉर्मल संख्या है कि 2n बराबर 46, एक यानी हमारे अंदर गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं, 23 का एक सेट और 23 का दूसरा सेट, जबकि जो युग्मक होते हैं उसमें तो केवल एक ही सेट होता है। तो युग्मकों को तो अपन कहेंगे एक गुणित, और हमारी जो अन्य कोशिकाएं कहलाती है द्विगुणित। तो जो n होता है इसको बोलते हैं अपन गुणिता, तो एक ही गुणिता यानी एक ही सेट है तो युग्मक हो गए, और इस तरह के n और n 2 सेट हैं तो उसको अपन द्विगुणित बोलेंगे। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि कुछ जीवों में जैसे एक सेट 2 सेट है, उसमें तीसरा सेट और हो गया, चौथा सेट हो गया, पांचवा सेट हो गया। तो अगर 2 से ज़्यादा अगर सेट पाए जाते हैं तो उस स्थिति को अपन बोलेंगे बहुगुणिता। क्या कह देंगे?
बहुगुणिता। तो एक संख्या में परिवर्तन तो ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा जो सेट है n, वो पूरा का पूरा सेट ही रिपीट हो रहा है, वो सेट की संख्या में बदलाव आ रहे हैं। और एक तरीका ऐसा होता है कि गुणसूत्र की एक या दो गुणसूत्र, या तो उनकी कमी हो या उनकी अधिकता हो, पूरा सेट नहीं बदलता है, बल्कि केवल सिंगल गुणसूत्र या दो गुणसूत्र की कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी। जैसे अपने अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इन 46 में से एक गुणसूत्र कम हो गया तो 45 हो गए, या 46 में से एक गुणसूत्र बढ़ गया तो 47 हो गए, अगर दो बढ़ गए तो 48 हो गए, अगर दो कम हो गए तो 44 हो गए। तो इस तरह से केवल एक या दो गुणसूत्र की कमी हो या अधिकता हो तब भी गुणसूत्र की संख्या बदल जाती है। तो दो तरह से संख्या बदलेगी, एक तो पूरा का पूरा सेट आ जाए, या केवल सिंगल या डबल क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो या उसकी कमी हो। तो इन पूरे को अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन केवल गुणसूत्री विकार पढ़ेंगे, जो कि गुणसूत्र की संरचना और संख्या के आधार पर होता है, और संरचनात्मक और संख्यात्मक जो परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है, तो वो सारा अपन डिटेल से इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुणसूत्रीय क्रोमोसोमीय विकार, या इसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो देखिए, ऐसे विकार जो जीवों में गुणसूत्रों की संख्या और एवं संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। अब हमने एक आरेख सा बनाया है जिसके द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हो। देखिए, गुणसूत्रीय क्रोमोसोमी विकार दो टाइप के होते हैं। पहला आपको बताया गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, और दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। तो अब पहले इसको देख लेते हैं, अपन संरचना को देख लेते हैं। देखिए, ये संरचना में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो संरचना में परिवर्तन, जैसे पहला तरीका है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन का विलोपन। विलोपन का मतलब होता है हटना, या इसको बोलेंगे डिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर वहाँ से हट जाता है, तो गुणसूत्र छोटा हो जाता है। तो जैसे एक उदाहरण है इसका, 5वें गुणसूत्रों में विलोपन से मानव में क्राइडुचेट नामक बीमारी होती है, जिसको केट कराई रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह का बच्चा है वो केट की तरह म्याऊं म्याऊं करता है, मतलब उसकी जो आवाज़ होती है वो बिल्ली की तरह होती है। तो जो केट कराइड, ये इसका लक्षण है, केट कराई इसका लक्षण है। और ये जो केट कराई, जिसका दूसरा नाम है क्राइडुचेट, ये पांचवा जो गुणसूत्र है उसमें विलोपन से उत्पन्न होता है। इसी तरह से एक 22वां गुणसूत्र होता है, उसमें विलोपन से फिलाडेल्फिया सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो एक तरीका तो ये है संरचना बदलने का। दूसरा तरीका है गुणसूत्र की संरचना बदलने का, वो होता है द्विगुणन या डुप्लीकेशन। देखिए, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में समान खंड की पुनरावृत्ति हो जाती है, मतलब एक खंड आ गया, फिर वैसा वैसा दूसरा खंड और आ गया, तो एक समान खंडों की पुनरावृत्ति को क्या कहेंगे, द्विगुणन। तो इससे भी आनुवंशिक विकार पैदा हो जाते हैं। और तीसरा तरीका है प्रतिलोमन का। देखिए, प्रतिलोमन क्या होता है, प्रतिलोमन इन्वर्जन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र खंड है या टुकड़ा टूटा और वो फिर 180 डिग्री घूमकर उल्टा होकर वापस उसी गुणसूत्र पर जुड़ गया। तो चूंकि गुणसूत्र का तो पूरा है वो छोटा नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो खंड है वो उल्टा हो गया है, घूम गया है, तो इससे भी कोडोन बदल जाते हैं, जीन बदल जाते हैं, आनुवंशिक रोग पैदा होते हैं। और चौथा तरीका है स्थानांतरण, जिसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। स्थानांतरण में क्या होता है, असमजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है असमजात। असमजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, उससे भी आनुवंशिक विकार होते हैं, इसे अपन कहते हैं स्थानांतरण। देखिए, यहाँ पर हम असमजात के समजात कर देना, समजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान, तो वो जीन विनिमय कहलाता है, जबकि असमजात गुणसूत्रों के बीच में खंडों का आदान प्रदान ये स्थानांतरण कहलाता है। तो स्थानांतरण से आनुवंशिक विकार पैदा होते हैं, जबकि जीन विनिमय से आनुवंशिक विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे नई नई जातियों का विकास होता है। तो विलोपन, द्विगुणन, प्रतिलोमन और स्थानांतरण, इससे गुणसूत्र की संरचना में बदल जाती है। तो चूँकि हमारे यहाँ ये इनको डिटेल से नहीं बताया है, हमारे यहाँ केवल संख्या में परिवर्तन अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो संख्या में परिवर्तन होता है एक या अधिक गुणसूत्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण ये उत्पन्न होते हैं।
अब इसको भी हम दो भागों में बांट रहे हैं। देखो, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को अपन दो भागों में बांटे हैं। इससे पहले अपन कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि युग्मकों में उपस्थित गुणसूत्र हमेशा n होते हैं और n को हम कहते हैं अगुणित या एक गुणित भी कहते हैं इसको, एक गुणिता। और अन्य कोशिकाएं जो है, जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, उनमें 2n यानी उनको अपन द्विगुणित कहते हैं। अर्थात द्विगुणित कोशिका में अगुणित गुणसूत्रों के दो समुच्चय या सेट पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये द्विगुणित कोशिका 2n, तो इसका मतलब n एक n और 2n का मतलब है n के दो सेट उपस्थित है। तो जो n होता है उसको हम जीनोम भी कहते हैं, यानी अगुणित गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसको अपन जीनोम भी कहते हैं। तो जीनोम के दो सेट, या हम ये कह देंगे अगुणित गुणसूत्रों के दो सेट हमारी सामान्य जो द्विगुणित कोशिका है उसमें पाए जाते हैं। जैसे 2n बराबर 2 गुणा 23, 23 का एक सेट है, और इस तरह के दो सेट हो जाते हैं तो अपने अंदर द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। लेकिन अगर मान लो यहाँ 3 सेट हो जाएं तो यहाँ पर फिर 23 गुणसूत्र और हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मानव में देखने को नहीं मिलता है, ये केवल पौधों में देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक बात है। अब हम संख्या में जो परिवर्तन होता है उसको दो भागों में बांट रहे हैं। देखो, तो सबसे पहला हम बांट रहे हैं स्वगुणिता। स्वगुणिता क्या होती है, जिसको यूप्लॉइडी भी बोलते हैं। यूप्लॉइडी मतलब सत्य गुणिता है ये, कि इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों के पूरे सेट का मतलब है जो n है उस n की संख्या में परिवर्तन होता है, कि पूरा का पूरा सेट ही बदल जाता है या उसकी संख्या बढ़ जाती है। पूरा का पूरा सेट मतलब एक या दो गुणसूत्र नहीं बढ़ते हैं, बल्कि पूरा का पूरा सेट या समूचे बढ़ जाता है। जैसे हम n है इसको हम एक गुणिता या मोनोप्लॉइडी कहते हैं। ऐसी स्थिति होती है युग्मकों में। जैसे दो सेट हो जाते हैं तो इसको अपन द्विगुणिता या डिप्लॉइडी बोलते हैं। ऐसा युग्मनज और अन्य कोशिकाओं में देखने को मिलता है। यहाँ तक तो नॉर्मल स्थिति है एक गुणिता और द्विगुणिता की। लेकिन अगर दो से ज़्यादा सेट हो जाए, जैसे 3n 4n 5n 6n 7n जितने भी हैं, उस स्थिति को अपन बोलेंगे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता का मतलब होता है जब गुणसूत्रों के सेट की संख्या दो से ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति को अपन बहुगुणिता कहते हैं। अब बहुगुणिता भी दो तरह की होती है, या तो खुद के ही गुणसूत्र हों, जैसे एक तो होती है स्व बहुगुणिता और एक होती है पर बहुगुणिता। स्व यानी खुद के, पर यानी दूसरे के गुणसूत्र। तो स्व में क्या होता है, एक ही जाति के दो से अधिक गुणसूत्र समुच्चय यानी n पाए जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, एक जीव में दो भिन्न जातियों के, दो अलग अलग जातियों के दो से अधिक गुणसूत्र समुच्चय उपस्थित रहते हैं। जैसे स्वगुणिता का एक उदाहरण है केला, और एक केला होता है 3n। तो इसमें क्या है कि इसमें n के 3 सेट है, दो सेट ना होकर 3 सेट है, इसलिए केला या बनाना। अभी जैसे बीज रहित तरबूज आ गए, बीज रहित तरबूज, इसके अलावा जैसे बीज रहित अंगूर, तो ये सब स्वबहुगुणिता पादप हैं। और परबहुगुणिता होता है कि इसमें एक ही जीव होता है लेकिन उसमें दो अलग अलग जातियों के गुणसूत्र समुच्चय पाए जाते हैं। हालांकि ये बहुगुणित है लेकिन दूसरे के गुणसूत्र, जैसे एक उदाहरण इसका है रेफेनोब्रेसिका। तो ये मूली और गोभी, ब्रेसिका रेफेनोब्रेसिका, तो ये मूली और गोभी से बनाया हुआ एक पादप है जिसमें दो अलग अलग जातियों के गुणसूत्र समुच्चय पाए जाते हैं। तो ये तो था स्वगुणिता, जिसमें पूरा का पूरा सेट ही बदल रहा था। लेकिन एक स्थिति और होती है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब सेट नहीं बदले, केवल एक या दो गुणसूत्र की कमी हो या उसकी बढ़ोतरी हो, तो गुणसूत्र उसको बोलेंगे अपन असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। असुगुणिता का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, पूरे सेट की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, यानी पूरा सेट नहीं बदलता है, केवल संख्या में परिवर्तन होता है। एक या दो गुणसूत्र या तो कम हो जाएंगे या अधिक हो जाएंगे, बस ये है। पूरा का पूरा सेट ही बदल जाए तो वो तो होता है सुगुणिता। केवल एक या दो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो तो वो होती है असुगुणिता। अब ये भी दो तरीके हो सकती है, जैसे अति असुगुणिता यानी हाइपर एन्यूप्लॉइडी। अति असुगुणिता का मतलब है अति यानी बढ़ना, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है, गुणसूत्र की अधिकता से संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे
2n+1 का मतलब है 46 और एक और बढ़ गया तो 47 गुणसूत्र हो गए। 2n+2 का मतलब है 46 में 2 गुणसूत्र बढ़ गए तो 48 गुणसूत्र हो गए। तो यहाँ पर केवल सेट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर एक या दो गुणसूत्रों की वृद्धि हो रही है, तो इसको अपन असुगुणिता कहेंगे। और असुगुणिता में भी ये कहेंगे अपन अति असुगुणिता। और एक होती है अल्प असुगुणिता, अल्प जिसको हाइपर एनुप्लॉइडी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र की हानि से उसकी संख्या में कमी हो जाती है। जैसे 2n-1, 46 में से एक कम हो गया तो 45 गुणसूत्र हो गए। 2n-2, 46 में 2 गुणसूत्र कम हो गए तो 44 गुणसूत्र हो गए। तो असुगुणिता में तो क्या है, एक या दो गुणसूत्र की या तो कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। और सुगुणिता में पूरा का पूरा सेट आएगा, जैसे 2n की जगह 3n, फिर 4n, फिर 5n, इस तरह से उसकी पूरे सेट के अंदर बदलाव हो जाता है, तो उससे गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होते हैं। अब देख लेते हैं अपन थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं आगे। तो इसको हमने अलग से देखो, बहुगुणिता को आपको समझा दिया है। कई बार इसका प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि बहुगुणिता क्या होती है। तो जब किसी जीव में गुणसूत्रों के 2 से अधिक समुच्चय या सेट पाए जाते हैं, सीधी सी परिभाषा यही है कि यदि किसी जीव में गुणसूत्रों के 2 से ज़्यादा सेट, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है, उसे बहुगुणिता कहते हैं। अर्थात जब किसी जीव में गुणसूत्रों के 2 से अधिक समुच्चय या सेट पाए जाते हैं तो उसको बहुगुणिता कहते हैं। जैसे 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, ये स्थितियां जो आगे चल रही है, ये सारी की सारी बहुगुणिता में होती है। अब बहुगुणिता प्राय पौधों में पाई जाती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। पौधों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अभी केले का उदाहरण दिया आपको, 3n होता है केला। अब बात यह आती है कि ये जो समुच्चय है ये बढ़ते कैसे हैं। तो इसका कारण है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होना। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है तो गुणसूत्रों के सेट बढ़ जाते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, सबसे पहले इस कोशिका में केंद्र का विभाजन होता है तो 2 केंद्र हो गए, यानी गुणसूत्र जैसे विभाजन हो रहा है इसका। तो इसमें 46 गुणसूत्र थे, मान लो n थे, फिर यहाँ पर जैसे असमसूत्र विभाजन हो रहा है, इसमें 2n गुणसूत्र थे। तो यहाँ पर अब ये केंद्र का विभाजन तो हो गया, गुणसूत्र है वो अलग अलग हो गए। लेकिन अब जब इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तब ये 2 कोशिकाएं बनेगी समान गुणसूत्र वाली। लेकिन अगर ये कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा तो एक कोशिका में फिर इन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे 4n हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n हो जाएगा। तो केंद्र का विभाजन तो हो रहा है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है, तब जाकर ये सेट बढ़ जाते हैं। और ये कभी कभी देखने को मिलता है कि कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होने से कोशिका में गुणसूत्रों के पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाता है। दूसरी है असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी किसे कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय, और वो भी मेनली अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री, जिसको अपन मियोसिस भी बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो कि ये फर्स्ट और सेकंड 2 तरह का होता है। इसके समय समजात गुणसूत्रों या सिस्टर क्रोमेटिड का पृथक्करण यानी विसंयोजन नहीं होने के कारण एक या अधिक गुणसूत्र की अधिकता या कमी हो जाती है। इसे ही असुगुणिता कहते हैं। होता क्या है कि हम अर्धसूत्री विभाजन जब हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है, तो उससे गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। और सेकंड में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होते हैं तो भी गुणसूत्र वो आधे आधे रह जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर मान लीजिए एक गुणसूत्र थे, उसके अंदर 46, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे आधे दोनों ध्रुवों पर आधे आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। लेकिन अगर एक भी गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं हुआ या वो समजात गुणसूत्रों से पृथक्कृत नहीं हुआ और दूसरे ध्रुव की तरफ चला गया, तो उस स्थिति में होता है कि एक तरफ तो हो जाते हैं जैसे 22 गुणसूत्र और दूसरी तरफ हो जाते हैं जैसे 24 गुणसूत्र हो गए। इस तरह से गुणसूत्र हो जाते हैं। एक तरफ तो 23 होने चाहिए थे, लेकिन एक तरफ एक गुणसूत्र है वो नहीं पहुंचा, तो एक तरफ 22 हो गया, एक तरफ 24 हो गया, एक तरफ 24 हो जाएगा और एक तरफ 22 हो जाएगा। तो इस तरह के 2 तरह के फिर उसमें क्या होते हैं, युग्मक बन जाते हैं। अब इस तरह के युग्मक अगर शुक्राणु से निषेचित होंगे
तो अगर 22 वाला जाएगा तो 45 गुणसूत्र हो जाएंगे, और 24 वाला युग्मक जाएगा तो 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को बोल देंगे पर नॉन डिसजंक्शन कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जो समजात गुणसूत्र अलग अलग होते हैं या जो सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं, उनका वियोजन नहीं हो पाता है, उनका पृथक्करण नहीं हो पाता है, और फिर क्या होता है, एक तरफ एक से ज़्यादा गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है और एक तरफ कमी हो जाती है। तो एक तरफ तो बढ़ जाएगा और एक तरफ कमी हो जाएगी। इसे ही हम असुगुणिता कहते हैं। तो सीधी सी बात है, असुगुणिता का जो कारण है वो है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों या जो क्रोमेटिड है उसका पृथक्करण नहीं होना। तो ये नॉन डिसजंक्शन होता है, ये इसका कारण है, इससे पैदा होता है असुगुणिता। अब देखिए नेक्स्ट अपन कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं कि जब गुणसूत्र की अधिकता होती है तो इसे, जैसे एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई तो इसे एकादि सूत्री कहेंगे। एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई या इसको अपन बोलेंगे ट्राइसोमी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक गुणसूत्र 2n बराबर 46 होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र बढ़ गया तो 47 गुणसूत्र हो गए, तो इसको ट्राइसोमी कहेंगे। अब ये इसको ट्राइसोमी या एकादि सूत्री हिंदी में तो आपको समझ आ रहा है कि एक अधिक हो जाता है सूत्री, यानी एक गुणसूत्र बढ़ गया, लेकिन इसको ट्राइसोमी क्यों कहेंगे। जैसे मान लीजिए कौन सा गुणसूत्र बढ़ा, मान लीजिए 21वां गुणसूत्र बढ़ा, तो जब हम गुणसूत्र का पूरा एक मानचित्र, उसकी लंबाई को, उसकी संरचना को व्यवस्थित करते हैं, तो जो गुणसूत्र बढ़ा है वहाँ पर हम जानते हैं कि गुणसूत्र समजात जोड़े में होता है, लेकिन जो गुणसूत्र बढ़ा है वहाँ पर अपन देखेंगे कि उस जगह पर हम रखेंगे तो 3 गुणसूत्र रहेंगे। तो 3 गुणसूत्र रहेंगे तो इसका मतलब 3 बॉडी होगी, तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब 3 और सोमी का मतलब एक बॉडी है, स्ट्रक्चर। तो 3 संरचनाएं दिखाई देगी, बाकी तो सब 2-2 रहेंगे, लेकिन एक जगह ऐसी स्थिति रहेगी वहाँ पर आपको 3 गुणसूत्र दिखाई देंगे। तो ये कौन सा गुणसूत्र बढ़ा है वो हमें जब उसको व्यवस्थित करेंगे, गुणसूत्र का जो आइडियोग्राम बनाएंगे, उसका मान संरचना बनाएंगे, तो वहाँ पर अपन को ये संरचना पता लग जाएगी कि कौन सा गुणसूत्र बढ़ा है। तो इस तरह इसको ट्राइसोमी बोल रहे हैं। देखिए, 2 समजात गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए, समजात गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए तो इसे द्विअधिक सूत्री, यानी इसको द्विअधि यानी 2 अधिक हो जाते हैं, सूत्र यानी गुणसूत्र 2 गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं, इसको बोलेंगे टेट्रासोमी। जैसे 2n+2 इसको बोलेंगे अपन टेट्रासोमी। जैसे 46 में 2 बढ़ जाते हैं तो उसको हो गए 48 गुणसूत्र। तो अब जब अपन उसका गुणसूत्र को देखेंगे, उसके संरचनाओं का जो मानचित्र अपन बनाएंगे, तो उसमें एक जगह ऐसी स्थिति आएगी कि 4 गुणसूत्र रहेंगे। तो 4 को अपन बोलते हैं टेट्रा, सोमी का मतलब बॉडी, तो 4 संरचनाएं अपन, बाकी तो हर जगह 2-2 दिखाई देंगे, क्योंकि जब उनको अपन जोड़े में 23 जोड़े होते हैं तो एक जगह आपको 4 गुणसूत्र दिखाई देंगे, तो उसको अपन बोलेंगे टेट्रासोमी। और ये अपन को ये पता चल जाएगी ये कौन से नंबर का गुणसूत्र है, ये भी अपन को पता चल जाता है। जब असमजात गुणसूत्रों में अधिकता होती है, असमजात गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो उसको द्विएकादि सूत्री यानी 2 तो होते हैं, लेकिन एक एक करके वो गुणसूत्र बढ़ते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। जैसे 2n+1 और 1 इसको कहेंगे अपन। जैसे 46 और 1 47 और 1 48 गुणसूत्र हो गए, तो यहाँ पर डबल ट्राइसोमी का मतलब है 2 जगह पर आपको 3-3 गुणसूत्रों के जोड़े दिखाई देंगे, बाकी सब 2-2 होंगे, बाकी 2 जगह पर आपको 3-3 गुणसूत्रों के यानी असमजात गुणसूत्रों की दिक्कत हो रही है। जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तब इससे क्या कहेंगे, देखो, जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो इसको एक न्यून सूत्री मतलब है एक गुणसूत्र की कमी, इसको अपन बोलेंगे मोनोसोमी। इसको मोनोसोमी कहेंगे, और मोनोसोमी को लिखते हैं अपन 2n-1। जैसे 46 में से 1 कम हो गया तो 45 हो गए। अब मोनोसोमी क्यों कहेंगे, क्योंकि बाकी तो सब 2-2 दिखाई देंगे, लेकिन एक जगह जिसकी कमी होगी वो सिंगल दिखाई देगा। तो ये सिंगल है, ये मोनो रह गया है। क्या रह गया है, ये मोनो रह गया, मोनोसोमी रह गया, यानी एक ही बॉडी दिख रही है मोनो, तो इसलिए इसको मोनोसोमी बोल रहे हैं। जब 2 गुणसूत्र की कमी होती है तो इसे द्विन्यून सूत्री यानी 2 न्यून हो गए हैं गुणसूत्र, इसको नलिसोमी कहते हैं। यानी 2n-2, यानी जैसे 46 में से 2 गए तो
44 हो गए। तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है कि जब अपन 46 के गुणसूत्र बनाएंगे तो सब जगह दो दो गुणसूत्र होंगे जोड़े में, समजात गुणसूत्रों के जोड़े, और केवल आपको 22 जोड़े ही दिखाई देंगे। एक 23वां जोड़ा है वो बिल्कुल गायब रहेगा यहाँ से। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों ही गुणसूत्र की कमी है। तो बिल्कुल यहाँ पर नील है, 23 जोड़ा, एक जो भी होगा 22 जोड़े दिखाई देंगे और एक जोड़ा आपको बिल्कुल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल नील है। तो इस कारण अपन इसको नलीसोमी भी कहते हैं। तो ये स्थितियाँ आपको बता दी है कि ये स्थितियाँ बाहर में आपको देखने को मिल जाएगी। किस तरह से? ट्राइसोमी, टेट्रासोमी या डबल ट्राइसोमी, मोनोसोमी और नलीसोमी की स्थिति देखने को मिल जाती है। अब अपन पढ़ने वाले हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, गुणसूत्रीय जो विकार हैं उनके उदाहरण देखिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डाउन सिंड्रोम, जिसको अपन ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 का मतलब है जब हम गुणसूत्रों को उसका मान संरचना बनाएंगे तो 21वें गुणसूत्र पर आपको इस तरह से 3 गुणसूत्र दिखाई देंगे। बाकी तो सब आपको 2-2 के जोड़े दिखाई देंगे और 21वां जो गुणसूत्र है उस पर 3 गुणसूत्र दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ट्राइसोमी की स्थिति आ गई। वो भी कौन सा गुणसूत्र? 21वां गुणसूत्र। तो हम डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं ट्राइसोमी 21, यानी 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और वो भी 21वां एक बार फिर से एक गुणसूत्र के डबल आने से, यानी दोबारा आने से ऐसा हो जाता है। तो देखिए इस रोग की खोज है सर्वप्रथम लैंगडन डाउन द्वारा 1866 में की गई, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात 2n+1 46+1 47 हो जाते हैं। क्योंकि ट्राइसोमी है तो ट्राइसोमी का मतलब है जैसे 46 तो 2n होने थे लेकिन एक गुणसूत्र अतिरिक्त और आ गया, तो अतिरिक्त आने से यहाँ पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो 46 से 47 हो गए, याद रखना आपको। इस रोग का कारण क्या है? 21वां जो अलिंग गुणसूत्र है उसकी एक अतिरिक्त प्रति एक प्रति आ जाती है, वो रिपीट हो जाता है। 21वां जो गुणसूत्र है उसकी एक प्रति और आ जाती है। वो एक प्रति मादा या नर किसी से भी आ सकती है। तो ये जो स्थिति है ये देखने को मिलता है कि 21वें गुणसूत्र की एक फोटोकॉपी एक प्रति और आ जाती है, जिससे ट्राइसोमी 21 की स्थिति बनती है और गुणसूत्र है वो 46 से 47 हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21वें गुणसूत्र की एक प्रति अतिरिक्त आने पर डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 46 से 47 गुणसूत्र हो गए। इसकी खोज लैंगडन डाउन ने की थी, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम बोल रहे हैं। अब इस रोग के लक्षण क्या है? देखो, इस रोग के लक्षण देखने को मिलता है, एक तो गोल सिर मिलेगा, चेहरा चंद्रमा के समान गोल, बिल्कुल गोल चेहरा देखने को मिलेगा, जैसे मंगोलिज्म होता है, मंगोली जो होते हैं उनकी तरह। पहले इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इनका चेहरा और जो सिर होता था वो बिल्कुल गोल होता था, आंखें दूर दूर होती थी, तो ऐसा चेहरा मंगोलीज का होता है, तो ये मंगोलिज्म भी कहलाता है। छोटा कद होता है, जीभ में खांच होती है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, और एक इम्पोर्टेंट लक्षण देखो, चौड़ी हथेली चौड़ी होती है और उसमें उभरी हुई लाइन होती है जिसे पाम क्रीज कहते हैं। यानी जो इनकी हथेली होती है, इनकी जो हथेली होगी उस हथेली के अंदर क्या होगा? एक उभरी हुई लाइन होगी, यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसको बोलेंगे अपन पाम क्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि पाम क्रीज किसका लक्षण है? तो वो डाउन सिंड्रोम का लक्षण है। इसके अलावा गर्दन मोटी होगी, वलित पलकें होगी, वलित पलकें मतलब फोल्डेड पलकें होंगी जिस पर फोल्डर लगे रहेंगे, इस कारण से उनकी जो आँखें वो बादाम जैसी दिखाई देगी। तो ये सारे लक्षण हो गए, गोल चेहरा, गोल सिर, मुंह खुला, जीभ में खांच, हथेली के अंदर जैसे ये हथेली है ये, तो ये एक यहाँ पर जो पाम क्रीज होगी ये मोटी होगी और ये उभरी हुई दिखाई देगी यहाँ से बहुत मोटी, तो इसको अपन बोलेंगे पाम क्रीज। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा यहाँ पर ये जो पाम क्रीज होती है ये बहुत मोटी और उभरी हुई दिखाई देगी। बादाम जैसी आँखें होगी, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पहले इसको क्या कहा जाता था? मंगोलिज्म। इसमें देखिए शारीरिक, मनोप्रेरक यानी साइकोमीटर और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। न तो शारीरिक विकास होगा, न जो मन प्रेरक होगा, जो उसका जो साइकेट्रिक विकास होगा वो भी सही ढंग से नहीं होगा, और जो उसका मानसिक विकास है वो भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रश्न बन जाते हैं कई बार कि डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम क्या है? तो हम लिख सकते हैं ट्राइसोमी 21। पाम क्रीज किस रोग का अभिलाक्षणिक है? तो वो डाउन सिंड्रोम है।
अलिंग गुणसूत्रीय विकार का एक उदाहरण दीजिए, तो वो डाउन सिंड्रोम है। अलिंग गुणसूत्रीय विकार देखिए, अलिंग है, अलिंग का मतलब 21वां गुणसूत्र, तो एक उदाहरण आप दे देंगे, वो है अपना डाउन सिंड्रोम। अलिंग गुणसूत्रीय विकार के अन्य उदाहरण, हालांकि आपकी किताब में नहीं दे रखे हैं, फिर भी आपको जानना जरूरी है कि अलिंग गुणसूत्र का उदाहरण तो केवल आपके डाउन सिंड्रोम दिया है, जो कि 21वां गुणसूत्र के 1 प्रति डबल आने से होता है। अन्य उदाहरण देखो, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम, ये होता है ट्राइसोमी 18, मतलब 18वें गुणसूत्र की 1 प्रति और आ जाने से, इसमें भी गुणसूत्र 46 से 47 हो जाते हैं। एक पटाऊ सिंड्रोम होता है, ये सब वैज्ञानिकों के नाम है, डॉक्टर्स के नाम है। तो इसमें ट्राइसोमी 13 की स्थिति होती है, इसमें 13वां गुणसूत्र की 1 प्रति डबल आ जाती है, इसमें भी गुणसूत्र 46 से 47 हो जाते हैं। तो एलिंग गुणसूत्र से संबंधित रोग जो आपकी किताब में केवल और केवल डाउन सिंड्रोम दे रखा है, इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम भी एलिंग गुणसूत्रीय विकार होते हैं। डाउन तो ट्राइसोमी 21 होता है, एडवर्ड ट्राइसोमी 18 होता है, और पटाऊ ट्राइसोमी 13 की स्थिति में होता है। सभी में गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, 47 हो जाते हैं। और लास्ट के अपन देख लेते हैं कि लिंग गुणसूत्रों से संबंधित कुछ विकार देख लेते हैं। लिंग गुणसूत्र यानी एक्स और वाई जो होते हैं, उससे कौन से विकार है जो गुणसूत्रीय विकार है। अब देखिए, पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे जो सुपर फीमेल हो, ये सब लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। तो केवल और केवल डाउन सिंड्रोम ऐसा रोग है आपकी किताब में जो लिंग गुणसूत्र से संबंधित गुणसूत्रीय विकार है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं 44 प्लस XXY, या इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं XXY। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नॉर्मल तो होता है, क्या होता है, नॉर्मल होता है X और Y, ठीक है, X और Y, लेकिन यहाँ पर एक X और आ रहा है, यानी X गुणसूत्र की 1 प्रति डबल आने से हो रहा है। तो यहाँ पर भी 47 गुणसूत्र हो रहे हैं, 44, 45, 46, 47। तो इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मतलब एक्स और वाई में एक एक्स की प्रति हो रही है। तो यहाँ पर देखो XX यानी मादा की, एक मादा का जीनोटाइप बन रहा है, नर है लेकिन नर के अंदर भी मादा का जीनोटाइप बन रहा है। XY नर होता है, लेकिन यहाँ पर X एक और आ गया, तो यहाँ पर नर के अंदर एक मादा का जीनोटाइप बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस नर में मादा के लक्षण देखने को मिलेंगे, नर के अंदर मादा के लक्षण। तो वो कैसे आएंगे, देखो अपन पढ़ते हैं इसको। इस रोग का नाम अमेरिकी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अंतःस्रावी विज्ञान के डॉक्टर थे, बहुत बड़े जो थे, हैरी क्लाइनफेल्टर, उनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी पहचान की थी। तो इन्होंने इसकी पहचान करने के कारण जो इस रोग का नाम है वो क्लाइनफेल्टर जो डॉक्टर थे अमेरिकी, उनके नाम पर रखा गया है। इस रोग में एक्स लिंग गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाने के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। एक्स लिंग गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाने से रोग होता है, अर्थात 44 प्लस XXY। ये स्थिति होने से गुणसूत्र 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 44, 45, 46 और 47 हो गए, एक एक्स गुणसूत्र अलग हो गया। अब ये नर था, नर में एक एक्स और आ गया, यानी मादा का जीनोटाइप बन रहा है इसमें। तो देखिए क्या होता है लक्षणों में, तो रोग के लक्षण क्या होंगे, इस रोग में से ग्रस्त व्यक्ति समग्र रूप से पुप्रधान होता है। पुप्रधान का मतलब है नर के लक्षण, नर के लक्षण, सारे के सारे उसमें नर के लक्षण होते हैं, लेकिन इनमें मादा लक्षण, जैसे जिसको अपन कह रहे हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है नर के स्तन स्त्रियों के समान उभरे हुए रहते हैं, यदि नर में जो स्तन होते हैं वो स्त्रियों के समान उभर कर बाहर आ जाते हैं, यानी मादाओं की तरह उसमें स्तन बनने लग जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट लक्षण है गायनेकोमेस्टिया, जिसमें क्या होता है नर के स्तन स्त्रियों के समान उभर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं, या इसको अपन बोल रहे हैं स्त्रीवत पुरुष वक्ष वर्धन, यानी स्त्री के समान पुरुष की छाती बढ़ जाती है, यानी उसकी स्तन ग्रंथियां बढ़ जाती है, महिलाओं की तरह उनमें स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है। तो ये लक्षण है गायनेकोमेस्टिया, और ये लक्षण होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। तो अभी हमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें एक XX महिलाओं का एक जीनोटाइप बन रहा है, उस कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा है देखिए महत्वपूर्ण टर्नर सिंड्रोम, और ये लास्ट अपना गुणसूत्रीय विकार है टर्नर सिंड्रोम। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 44 प्लस X0 ऐसे लिख सकते हैं इसको। इस रोग का नाम हेनरी टर्नर के नाम पर रखा गया है।
जिन्होंने इसका वर्णन किया था, जो हेनरी टर्नर थे, उनके नाम पर इसका नाम टर्नर सिंड्रोम रखा गया है। इस रोग का कारण है एक एक्स गुणसूत्र की कमी होना, अर्थात 44 प्लस एक्स 0 यानी एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो गई। स्थिति होने पर 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो एक ही गुणसूत्री विकार है आपकी किताब में जो जिसमें 45 गुणसूत्र हो रहे हैं, और वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्र 46 से 45 हो रहे हैं। ये याद रखना। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है ये। तो जो कि महिला स्थिति थी, महिला में 2 एक्स होते हैं, तो 1 एक्स की कमी हो गई, तो 44 और 45 गुणसूत्री रह गई उसमें। इस रोग से ग्रस्त महिला बांझ होती है, स्टेराइल होती है, क्योंकि अंडाशय अल्प वृद्धित होते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, और महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी अभाव होता है, जैसे उनकी स्तन ग्रंथियाँ विकसित नहीं होती है, या उनकी आवाज़ या उनकी जो स्किन है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का उसमें समावेश नहीं हो पाता है। तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में देखने को मिल रहा है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में देखने को मिल रहा है। तो ये दो आपके लिंग गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से संबंधित है गुणसूत्री विकार। अब कुछ और देख लेते हैं जो आपकी किताब में हालांकि नहीं है, जैसे जेकब और अपराधी सिंड्रोम में क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई होता है, उसमें तो एक्स बढ़ रहा था, यहाँ पर वाई डबल आ रहा है। तो यहाँ पर वाई चूँकि नर में होता है तो 2 वाई आ रहे हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति होता है वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है, एग्रेसिव टाइप का व्यक्ति उत्पन्न होता है। इस कारण इसको जेकब या अपराधी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें भी गुणसूत्र 47 हो गए। एक है सुपर फीमेल। देखो सुपर फीमेल में क्या हो रहा है, जैसे 44 प्लस एक्स 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 2 एक्स थे, उसमें 1 एक्स और आ गया, तो ऐसी महिलाएं सुपर फीमेल कहलाती है। इसमें भी गुणसूत्र 46 से 47 हो जाते हैं। तो इस वीडियो के साथ ही हमने 5वां चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो से हम जो चैप्टर नंबर 6 वो स्टार्ट करने वाले हैं, डीएनए वाला, आरएनए वाला। और उससे पहले अपन एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो और बनाएंगे, तो आप इसको पूरी तरह से लिख सकते हो। थैंक यू।